हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लूप। तो आज के सेशन में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं 71st बीपीएससी के लिए इम्तिहान का सेट नंबर 4, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है प्रीलिम टेस्ट के लिए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 71st बीपीएससी का जो एग्ज़ाम डेट है वो सितंबर में आ चुका है कि वो फर्स्ट वीक में होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यह जो आपका स्पेशली जो आपका डिज़ाइन जो टेस्ट है वो आपका कंबाइन किया हुआ है 69 और 70 पैटर्न पर, दोनों पर आधारित है। तो अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो प्रैक्टिस सेट है उसका अलग ही महत्व है। आप सभी जानते हैं कि जो टेस्ट सीरीज होता है उसका किसी भी एग्ज़ाम में अपना अलग ही महत्व होता है। तो ये देखिए डेली टेस्ट का आपका सेट नंबर 4 आपका यह वीडियो नंबर 4 के साथ स्टार्ट होता है। तो चलिए डेली टेस्ट का सेट नंबर 4 का आपका पहला प्रश्न क्या है कि इब्न बतूता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इब्न बतूता के संदर्भ में कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सत्य है, वो आपको विचार करना है। तो इब्न बतूता उसका वास्तविक नाम जो था अबुल अब्दुल्ला अहमद था, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। उसका जन्म जो है मोरक्को के तंजीर नगर में हुआ था, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। उसकी विधवता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, ये भी इब्न बतूता के संदर्भ में स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें यह तीनों स्टेटमेंट दिया हुआ। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान का राजदूत बनकर इब्न बतूता चीन चला गया था। तो किस दिल्ली के सुल्तान का राजदूत बनकर, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक का जो है राजदूत बनकर इब्न बतूता जो है वो चीन चला गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी के भारतीय क्षेत्रों में सफलता के कारणों में शामिल है। तो कौन कौन सी चीज़ वो शामिल है, तो तुर्क जो सेनाएं हैं वो अधिक केंद्रीकृत थी, ये आपका शामिल है। और दूसरा क्या है आपका, वो है कि तुर्क सेना जो है हाथियों पर अत्यधिक निर्भर थी, ये आपका गलत है। और तुर्क सेना जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठतम घोड़ों से संचालित थी, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 और 3 ये दोनों स्टेटमेंट जो है मोहम्मद गौरी के भारतीय क्षेत्रों में सफलता के कारण में शामिल है। सो ऑप्शन नंबर इसका 1 और 3 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर का प्रश्न है आपका कि महमूद गजनवी ने अपने किस अभियान के तहत सोमनाथ को अपना निशाना बनाया था। तो महमूद गजनवी ने जो है अपना 16वां अभियान के तहत जो है सोमनाथ मंदिर को निशाना बनाया था। तो 16वां यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो सर हेनरी एलियट ने महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों का वर्णन किया है, कितना 17 आक्रमणों का, और गजनवी ने अपने 16वें अभियान में सोम मंदिर को अपना निशाना बनाया था। सो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा चौथा नंबर का प्रश्न का। पाँचवा नंबर का प्रश्न है कि भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया था। तो भारत में पहली बार जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने, मोहम्मद बिन कासिम। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। सही मिलान कीजिए। देखिए छठा नंबर का प्रश्न है, एक है रचना और दूसरे तरफ है रचनाकार। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचना है उसके लेखक कौन है, वो है चंद्र बदाई। सो एक का आपका 2 हो जाएगा। दूसरा है पृथ्वीराज विजय का जो है इसके रचनाकार हैं जयानक हैं, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। परमाल रासो के जो रचनाकार हैं वो है जगनिक। तो जगनिक जो है आपके कौन सा हो जाएंगे, जगनिक यानी कि सी का 3 हो जाएगा। और हमीर रासो के हैं कौन है, सारंगधर, जो लास्ट बचा डी का आपका 4। तो 2 1 3 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ है, जो कि सही मिलान है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना जो है 1206 ईस्वी में की। और जान लीजिए कि 1206 में जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना किया। और इसने जो अपना राजधानी वो कहाँ बनाया था, वो अपना राजधानी जो है लाहौर में बनाया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसे जो है तुर्क सरदारों ने सत्ता संभालने के लिए आमंत्रित किया था। किसने, तुर्क सरदारों ने इसे सत्ता संभालने के लिए आमंत्रित किया। 1206 में गुलाम वंश का स्थापना किया मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद। 8वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है या फॉल्स है, जो भी कहिए। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा वो आपको पता करना है 8वां नंबर के प्रश्न का। तो गुलाम वंश को मामलुक वंश या दास वंश भी कहा जाता है, यह स्टेटमेंट ट्रू है।
कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी के उत्तराधिकारी गजनी के शासक महमूद ने दास से मुक्ति पात्र और छत्र देकर सुल्तान के रूप में इसकी स्थिति को मान्यता प्रदान कर दी। ये भी सही है। सिंहासन रोहन के समय कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण किया, तो जी नहीं दोस्तों, सिंहासन रोहन के समय कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी जो है सही हो जाएगा, जो कि आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। और इसकी मृत्यु जो है चौगान पोलो खेलते समय घोड़ों से गिरकर हो गई थी। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। सो ऑप्शन सी जो है आपका जो कथन असत्य है इन चारों स्टेटमेंट में जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 9वां नंबर का प्रश्न कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली का जो सल्तनत का शासक बना। दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना, तो बना आराम शाह। कौन, आराम शाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का शासक बना। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था आपका 1210 ईस्वी में। उसके बाद आराम शाह ने दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है। 10वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है यानी ट्रू है, फॉल्स ट्रू है वो आपको बताना है। ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। तो इल्तुतमिश ने चांदी का टांका और तांबे का जीतल प्रचालित किया था, यह स्टेटमेंट ट्रू है। इल्तुतमिश शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था, यह भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी में 1 और 2 दोनों दिया है, तो ऑप्शन सी 10वां नंबर का प्रश्न का राइट आंसर है। 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में इक्ता प्रणाली की सुव्यवस्थित रूप से शुरुआत किया था। क्या है, इक्ता प्रणाली का तो सुव्यवस्थित रूप से जो शुरुआत किया था उसका नाम है इल्तुतमिश दोस्तों। तो इल्तुतमिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन सी में इल्तुतमिश दिया हुआ है 11 नंबर के प्रश्न का। 12 नंबर है कि रजिया सुल्तान ने किसको अपदस्थ करके दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। तो रजिया सुल्तान ने जो है रकनुद्दीन फिरोज शाह को जो है अपदस्थ करके दिल्ली की गद्दी प्रदान किया था। तो रकनुद्दीन फिरोज शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 का। 13 नंबर है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को उसकी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श कहा गया है। तो लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका ऑप्शन नंबर बी 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है कि कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने किसकी स्मृति में रखी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार की जो है स्मृति किसके स्मृति में इसका जो है नींव रखा था, वो था शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काष्ठी के स्मृति में रखा था इसका नींव। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 14 का। 15 नंबर का प्रश्न देखिए कि गुलाम वंश के शासकों का सही क्रम है। तो गुलाम वंश के शासकों का सही क्रम कौन सा है। तो पहला आपका कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, जो कि आपका 1206 से लेकर 1210 तक किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पहला हो गया। दूसरा जो है आराम शाह हो जाएगा, जो 1210 से लेकर 1211 तक। तीसरा जो है इल्तुतमिश जो हो जाएगा 1211 से लेकर 1236 तक किए। और फिर है रकनुद्दीन फिरोज जो है आपका वो 1236 तक। और उसके बाद जो है रजिया सुल्तान 36 से लेकर 40 तक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रकनुद्दीन फिरोज और रजिया सुल्तान, ये जो है गुलाम वंश का सही क्रम है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर की निम्न में से कौन सा कार्य जो है इल्तुतमिश करवाया है। तो इल्तुतमिश द्वारा करवाया हुआ कार्य कौन कौन सा है। वो है कि बंदायूं का जामा मस्जिद का निर्माण है, नागौर में आतारकिन के दरवाज़ा का निर्माण है, आतारकिन और अजमेर की मस्जिद का निर्माण है। ये तीनों जो है कार्य वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 17 नंबर का प्रश्न। आइए, निम्न कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन यानी कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है वो आपको बताना है। गलत कौन सा स्टेटमेंट है ये तीनों में, दो में से। तो इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जो कि तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना जाता है, यह स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपका पहला तो होगा नहीं। तुर्कान चिहलगानी का विनाश जो है रजिया सुल्तान ने किया था। तो तुर्कान चिहलगानी का विनाश जो है रजिया सुल्तान ने नहीं किया था। सो यह जो है आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 जो है आपका जो है स्टेटमेंट 2 जो है आपका वो गलत कथन है। तो केवल 2 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 2 जो है गलत कथन है, असत्य कथन है। 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यह किस सुल्तान का कथन है कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी उत्तेजित हो जाती है।
तो यह कथन किसका है? यह है गयासुद्दीन बलबन का यह कथन है। तो गयासुद्दीन बलबन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 18 नंबर के प्रश्न का। 19 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो दिल्ली सल्तनत के राजस्व जो है प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभार को आमिल कहा जाता था, यह स्टेटमेंट ट्रू है। तो एक सही होगा। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी, यह स्टेटमेंट फॉल्स है। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल के जो है अस्तित्व में आया, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जो सही कथन है वो है केवल एक कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। तो केवल एक यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर का प्रश्न देखिए कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो भारत का पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था, यह आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया था, यह आपका स्टेटमेंट सही है। और मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था, यह भी स्टेटमेंट फॉल्स है। जो सही कथन है वो है आपका सिर्फ 2 है, तो केवल 2 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए 21 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। पहली बार किस वंश के शासकों ने धर्म और राजनीति को अलग किया और खलीफा और उलेमा के बातों को मानने से इनकार किया? तो उस वंश का नाम है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खिलजी वंश जो है आपका खलीफा और उलेमा के बातों को मानने से इनकार कर दिया था। सो ऑप्शन बी 21 नंबर के प्रश्न का सही आंसर है। 22वां नंबर के कौन सा विकल्प सही नहीं है यानी कौन सा गलत है, इन चारों में वो बताना है। तो जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक है, ये सही है। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला है, ये भी सही है। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कोई भी जो कथन है वो सही मतलब कि गलत नहीं है, सारे सही कथन है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सारे सही हैं, इनमें से कोई भी जो है गलत नहीं है। 23वां नंबर का प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो उसका नाम है जफर खां। जफर खां को जो मृत्यु हो गया था मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए। तो जफर खां ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 24 नंबर का प्रश्न देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? इन चारों कथन में से तीनों कथन में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? यह प्रथम सुल्तान था जिसने सेना के वंशानुगत पद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर भर्ती किया, यह स्टेटमेंट ट्रू है। यह पहला शासक था जिसने सेना में दाग एवं हुलिया व्यवस्था को लागू किया, यह भी अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में ट्रू स्टेटमेंट है। इसने 2 नया कर मकान कर घड़ी कर और चकाई कर को लागू किया, यह भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जो है ये पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट तीनों सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी में है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 24 का करेक्ट आंसर होगा। 25वां नंबर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के जो है आक्रमण के समय देवगिरी का शासक थे रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव 25 नंबर के प्रश्न का इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कौन सा कथन सही है? ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, चारों स्टेटमेंट में गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखिए। तो पहला है कि गयासुद्दीन तुगलक जो है 1320 से 1325 तक तुगलक वंश का संस्थापक था, ये सही है। इसने कर को घटाकर 1/10 या 1/11 भाग कर दिया, ये भी सही है। यह प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। इसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक एक नए नगर का निर्माण कराया जिसको 56 कोट का दुर्ग कहा गया है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट चारों ट्रू है। तो चारों ट्रू है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 26 नंबर के प्रश्न का 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी। 27 है कि निम्न में से किस कार का संबंध मोहम्मद बिन तुगलक से नहीं है? तो मोहम्मद बिन तुगलक से कौन सा कार का संबंध नहीं है? तो 2 आप क्षेत्र में कर वृद्धि, ये तो है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचालन, ये भी है। तीसरा है कि हक ए सर्व या उर्स नामक सिंचाई कर को लागू करना, ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित नहीं है। सो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर कोही को स्थापित करना, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। तो 27 का सी इसका राइट आंसर है।
28 नंबर है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर यह कथन, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यह किसका कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है बंदायूनी का द्वारा कहा गया है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मृत्यु मिल गई, मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर यह कथन कहा गया था। तो बंदायूनी इसका राइट आंसर होगा बी। 29 है कि मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में है भारत आया था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेकर दिल्ली कौन लाया था? तो यह जो है फिरोज शाह तुगलक जो है लाए थे, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेकर। तो फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर का प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो जो मिलान गलत है, पहला है आपका दार उल सफ़ा। तो दार उल सफ़ा जो है आपका एक सरकारी अस्पताल है, ये आपका मिलान सही है। दीवान खैरात एक कृषि विभाग है, तो दीवान खैरात जो है कृषि विभाग नहीं है दोस्तों। दीवान खैरात जो है लड़कियों और बच्चों के लिए जो है एक अनाथ मुस्लिम लड़कियों और बच्चों के लिए स्थापना किया गया था। तो ये आपका एक गलत है, तो यह मिलान गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी दीवान बंदगान दासों की देखभाल के लिए ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो 31 का 20 का राइट आंसर है, जो कि मिलान गलत है। 32 है कि दिल्ली के राजगद्दी पर राज करने वाले शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है, वो आपको बताना है। तो 32 नंबर में आप देखिए कौन कौन सा है। तो पहला जो है आपका वो होगा अलाउद्दीन खिलजी होंगे, जो कि आपका 1229 से लेकर 1316 तक। कौन? अलाउद्दीन खिलजी 1229 से लेकर 1316। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो है आपके 1351 से 1388। उसके बाद हो जाएंगे आपके खिज्र खां 1414 से 1421। फिर मुबारक शाह 1421 से 1434 और मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445 तक। तो अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, खिज्र खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह, ये जो है आपके दिल्ली की राजगद्दी पर राज करने वाले शासकों के शासनकाल का एक सही कालानुक्रम है। तो 32 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 है कि निम्न में से किसने जो है गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो गुलरुखी जो है वो है किसने रचना किया? वो रचना किया सिकंदर लोदी ने। तो सिकंदर लोदी इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा। 34 है कि निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो पहला जो है आपका वो गुलाम वंश शासन किए थे, वो कब किया था? 1206 से लेकर आपका 1290 तक। फिर खिलजी वंश शासन किया था वो 1290 से 1320। तो यहाँ हो गया आपका 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक, उसके बाद कौन हो जाएगा? तुगलक वंश 1320 से 1414। यहाँ 1320 से लेकर 1414 तक। फिर आपका हो जाएगा सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है, 1414 से लेकर 1451 तक। और लास्ट आपका बचा लोदी, जो 1451 से लेकर आपका 1526 तक। तो आपका पहला तो गुलाम वंश हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। उसके बाद खिलजी हो जाएगा, उसके बाद तुगलक हो जाएगा, उसके बाद सैयद हो जाएगा और लास्ट में लोदी। तो 4, 1, 5, 3, 2 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही कालानुक्रम में दिया हुआ है। 35 नंबर है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो दीवान अर्ज जो है एक सैन्य विभाग था, ये भी सही है। सदर उस सुदूर जो है मुख्य न्यायाधीश। तो सदर सुदूर जो है यह केवल धार्मिक मामलों से संबंधित न्याय करने वाला अधिकार था, तो आपका सही नहीं है। दीवान ईसा गृह विभाग, यह सही है। दीवान रस्ताल विदेशी विभाग, ये भी सही है। सो ये आपका सदर उस सुदूर जो है आपका गलत मिलान है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही मिलान नहीं है। 36 है कि कौन सा रचना जो है बर्नी की है? तो बर्नी का रचना का नाम जो है वो है आपका तारीख है बरमेका, तारीख है फिरोज शाही और फतवा जहांदारी। ये तीनों जो है आपका बर्नी की रचना है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सभी ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सभी बर्नी की रचना है। 37 नंबर है आपका कि अलाउद्दीन ने अपने मूल नियंत्रण योजना को लागू करने और उसे नियंत्रित करने के लिए किस एक नए विभाग का गठन किया था? तो उस एक नए विभाग का गठन किया था, उसका नाम है आपका दीवाने रियासत। तो दीवाने रियासत को गठन किया था अपने मूल नियंत्रण योजना को लागू करने और उसे नियंत्रित करने के लिए नए विभाग का गठन हुआ दीवाने रियासत का। 38 नंबर है कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति कौन था? तो प्रथम मुस्लिम सेनापति का नाम है दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 नंबर के प्रश्न का।
39 नंबर का प्रश्न देखिए, 39 है कि अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह उन्मूलन के निम्नलिखित उपाय किए। तो कौन कौन उपाय किए ये आपको देखना है और कौन सा जो है आपका सही है वो आपको बताना है। तो 39 का आपका क्या है कि धनी व्यक्तियों को संपत्ति को छीन लिया, ये आपका सही है। गुप्तचर विभाग का गठन किया, ये भी सही है। मत निषेध को लागू किया, ये भी स्टेटमेंट सही है। और अमीरों के मेल मिलाप व वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाया, ये भी सही है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह उन्मूलन के ये सभी चारों उपाय को किए, यानी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर का प्रश्न देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सल्तनत शासक ने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। तो रक्त और तलवार की नीति जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी, किससे निपटने के लिए, मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 40 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 41 नंबर का प्रश्न कि बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान किसने किया था। तो बलबन को जो है उल्गू खां की उपाधि प्रदान किसने किया था, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। तो वो है नासिरुद्दीन महमूद ने उल्गू खां की उपाधि प्रदान किया। तो नासिरुद्दीन महमूद, इसका ऑप्शन नंबर डी 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर का प्रश्न कि किस दिल्ली सल्तनत शासक ने अपनी शासन सत्ता को सुरक्षित करने के लिए एक नवीन पद की स्थापना किया। तो उसका नाम है मईजुद्दीन बहराम शाह जो हैं मईजुद्दीन बहराम शाह अपनी सत्ता को सुरक्षित करने के लिए एक नवीन पद की स्थापना किए थे। 142 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने किसे अपने भारतीय प्रदेशों का मुख्य सूबेदार नियुक्त किया था। तो वो नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने। सो ऑप्शन नंबर बी 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कब दास्ता से मुक्ति मिली थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है दास्ता से मुक्ति कब मिला था, वो मिला था 1208 ईस्वी में। तो 1208 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और 1206 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना किया था। ठीक, नेक्स्ट है आपका दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थे। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने, उस सुल्तान का नाम है बलबन, जिसने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। 145 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 है कि सल्तनत कालीन शासक ने मंगोलों का मुकाबला करने के लिए दीवाने अर्ज की स्थापना किया। तो उसका नाम है दोस्तों 46 का जो करेक्ट आंसर होगा उसका नाम है बलबन। बलबन ने ही जो है मंगोलों का मुकाबला करने के लिए दीवाने अर्ज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है 47 नंबर का प्रश्न कि भारत में भक्ति संस्कृति का पुनर्जन्म कब हुआ। तो भारत में भक्ति और संस्कृति का जो पुनर्जन्म हुआ वो हुआ आपका 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। इसमें जो है भक्ति संस्कृति का पुनर्जन्म हुआ। 48 है कि मध्यकालीन भारत के वह संत जिसका जन्म जो है प्रयाग में हुआ था। तो उनका नाम है रामानंद। रामानंद का जो जन्म है वो प्रयाग में हुआ था। तो रामानंद इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 48 का। 49 है कि राग गोविंद के रचनाकर कौन है। तो राग गोविंद के रचनाकर जो है वो हैं आपके मीराबाई। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मीराबाई। लास्ट में जो है सेट नंबर 4 इम्तिहान का देखिए 50वां प्रश्न क्या है कि भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था। तो प्रथम सूफी संत का नाम है आपका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम सूफी संत हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जो है सेट नंबर 4 का आपका पूरा 50 प्रश्न देख लिए। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए आंसर सहित तो डेली टेस्ट का सेट नंबर 4 का आपका देखिए आंसर के साथ ही इसका PDF भी दिया है। तो आपका जो है टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके टेलीग्राम के लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर लीजिएगा, जिसमें आपको आंसर और क्वेश्चन दोनों आपका दिया होगा। और इससे आप जो है अपना टेस्ट को घर पे बैठ के आराम से भी कभी भी बना सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 5 लेकर मिलते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।